लेट्स से बल्कि इसको M1 N1 कर लेते हैं, इसको M2 N2 कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गए हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है? कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा ये दोनों इक्वल हो गए। फिर जो आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर ये वाला मैट्रिक्स होगा। तो इन्होंने यहाँ पे मुझे कहा है कि एक है PQ और एक है QR। तो ये Q टर्म सेम हो गई। तो अब जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? PR। सर ये पी एक्स आर नहीं है, पी एक्स अरे क्यू नहीं पी नहीं 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 नहीं, एक्स। आई एम सॉरी, यू आर रीडिंग इट दैट वे। दिस इज P टाइम्स Q एंड Q टाइम्स R। ओके, तो आंसर में आएगा P टाइम्स R। ठीक है बेटा, इट्स नॉट X। आई एम सॉरी इफ इट्स रिटन रॉन्ग। तो देख लें। ठीक है, आगे आ जाए। सिक्स पे क्या है? तो सिक्स का मैं क्या बता रहा था? हाँ था मैं। हाँ, डायगोनल के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रहा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है आपके सामने, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा वन होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट कैसे निकालते सर हैं? तो सर, जी जी, कोई सिक्स के अंदर जीरो जीरो भी डायगोनल नहीं होगा? ना 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 ना, डायगोनल देखो, फिर टाइप्स वाले लेक्चर पे जाना पड़ेगा ना। मैंने उसकी अभी पिक्चर्स भी दोबारा इसीलिए भेजी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये वाले मेंबर्स नॉन जीरो होते थे, बाकी सारे जीरो होते थे। इसी की एक टाइप होती थी स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें ये वाले मेंबर्स जो हैं हमारे, वो नॉन जीरो होने के साथ साथ सेम भी होते थे। यानी कि डायगोनल के लिए ये टू है, ये थ्री है, बाकी जीरो हो गए। तो अब स्केलर के लिए ये टू है तो ये भी टू होगा, बाकी जीरो हो गए। ये थ्री है तो ये भी थ्री होगा, बाकी जीरो होगा। ठीक है बेटा। मतलब टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट होगा डायगोनल जिसको हम सिर्फ? कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या दो दूसरा डायगोनल भी होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। जो दूसरा डायगोनल होता है वो कौन सा होता है? तो वो दूसरा डायगोनल कौन सा होता है? वो ये वाला होता है, सेकंड डायगोनल इसे हम कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर अब सेकंड डायगोनल की वजह से हम तो फिर सिक्स का आंसर डी नहीं होना चाहिए? सेकंड डायगोनल नहीं, कहाँ लिखा हुआ है सेकंड डायगोनल? इट सेज ओनली डायगोनल। जब डायगोनल की बात करेगा तो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही होगी। सही सही। ठीक है बेटा। और कोई सवाल? ओके। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे या डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने वो बात पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट के लिए जो वर्किंग होगी वो होगी मॉड की, जो अभी हमने इन्वर्स के लिए काम किया था कि हमें क्रॉस, ओहो, हमें जो है वो क्रॉस में वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सारा काम। अच्छा, डिटर्मिनेंट भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आपको पता है? डिटर्मिनेंट भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। में एक टर्म होती है DET। तो वैसे ये ज्यादा, ये ज्यादा आसान रहता है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन्हें। सिक्स टाइम्स जीरो वन टू जीरो, तो सिक्स माइनस जीरो वुड बी सिक्स। आंसर आ गया सिक्स। बेटा ये बात क्लियर है? ये ग्रुप पे चल रहा था क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट क्या होता है? क्लियर है? सिंपली क्रॉस क्लियर। मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सबट्रैक्ट करें, बस दैट्स इट। टू रोज आर आइडेंटिकल। अच्छा ओके, ये वाली चीज जो है वो हमने अभी डिस्कस नहीं की है, तो इसको हम छोड़ते हैं जब हम प्रॉपर्टीज पे पढ़ेंगे। यानी कि ये कहना चाह रहा है दो रोज आइडेंटिकल हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। लेट्स से ये है फॉर एग्जांपल टू 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 थ्री फोर फाइव। तो इस मैट्रिक्स में दो रोज आइडेंटिकल हो गई है ना। तो अगर दो रोज आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो, एग्जैक्टली सेम हो, तो उस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, यानी कि लेट्स से ये मैट्रिक्स ए था, इसका डिटर्मिनेंट अभी हमने सीखा नहीं है। थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट हमने नहीं सीखा, हमने टू बाय टू का सीखा है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इसका आंसर नेचुरली जीरो आएगा। कैसे आएगा ये हम प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये आप अपने ईमान का हिस्सा बना लें कि क्या होगा। टू रोज, तो आंसर जीरो आएगा। यही रूल अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो इसके लिए कॉलम्स में भी वैलिड होगा। समझ रहे हो बात को? तो फिर भी आंसर जीरो ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूल सेज इफ टू रोज
or columns of a determinant are identical, then its value is 0. ठीक है। अच्छा, अब को फैक्टर ऑफ 4 कैसे बनेगा, या को फैक्टर ऑफ 4 क्या होता है, तो ये भी हमने अभी डिस्कस करना है 3 by 3 में। तो अभी देखते हैं हम, कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी सी जगह मिल जाए हमें। हाँ जी, मिल गई। तो 4 के लिए को फैक्टर्स बना देना, ठीक है। तो 4 को सेलेक्ट करें, 4 को बाहर रखें, 4 वाली पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ते हैं। तो अब क्या बचा, 0 1 2 0, ये बचा। ठीक है। सर ये समझ नहीं आया क्वेश्चन भाई, रिपीट कर दे। फिर एक काम करते हैं, इसको 3 by 3 के लिए रखते हैं संभाल के, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि उसमें डिटर्मिनेंट कैसे आता है। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अभी हम पहले 3 by 3 पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, इसे हमने मार्क कर लिया लेटर ऑन के लिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0, तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। अगर एक क्या कहते हैं रो या कॉलम 0 हो गया तो आंसर आपके पास 0 आएगा, आप चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर 0 आएगा, है ना। इसी तरह से अगर ये आप कर रहे हो तो भी इसका आंसर 0 आएगा। डिटर्मिनेंट इसका भी निकालोगे तो 0 आएगा, डिटर्मिनेंट इसका भी निकालोगे तो 0 आएगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। तो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि हम जो है वो इसका डिटर्मिनेंट निकालें और उस डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू 0 कर दें, क्योंकि सिंस बाय डेफिनेशन दिस इज सिंगुलर। तो फिर हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, सच एज इसके डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस वुड बी 2m माइनस 18 इक्वल्स टू 0। एम आई राइट? ये बताएं, ये बात समझ में आती? 2m 18 सबट्रैक्ट किया, इक्वल्स टू 0 क्यों किया, इक्वल्स टू 0 इसलिए किया क्योंकि हमने ये बात कही कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो 2m वुड बी 18, देन m वुड बी 9। क्लियर हो गई बात? हेलो? यस सर, क्लियर है। जी सर, हो गई। Then it says if aij and bij are of the same order, ये दो मैट्रिसेस दिए हुए, उस मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने रखा हुआ है ए एक एलिमेंट और बी एक एलिमेंट, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम है। तो ये वाला मैट्रिक्स, अच्छा वैल्यूज भी सेम है, देन दी मैट्रिक्स वुड बी, तो मैट्रिक्स अब क्या होगा, तो अब डेफिनेटली मैट्रिक्स इक्वल होगा। एक तो ये कि मेंबर्स भी सेम है, दूसरा ये कि ऑर्डर भी सेम है। तो दो मैट्रिसेस का अगर मेंबर भी सेम हो और अगर ऑर्डर भी सेम हो तो वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले ले 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स ले ले सेम ऐसे ही 1 2 3 4, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है और इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, मेंबर्स भी सेम है, इससे पता चल रहा है मेंबर्स सेम है। तो अगर मेंबर्स सेम है और ऑर्डर भी सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सेम है, दैट इज दे आर इक्वल, ठीक है। फिर कहते हैं मैट्रिक्स ए आई जे विद ऑर्डर m is to n इज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होगी, तो उसके लिए किस चीज को 1 होना चाहिए, m को 1 होना चाहिए, सिंगल रो, ठीक है, एक रो हो। सर जी जी। अभी जो हमने पढ़ा था जो ए आई और जे का, आपने हम्म, बताया था कि वो आई और जे एम और एन की रिप्लेसमेंट होती है, राइट? तो यहाँ पे आई जे और एम और एन भी आ गया। जी जी बिल्कुल सही। मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऑथर्स हैं जो न्यू स्टाइल में मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, याद है उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास लिखा हुआ होगा ऐसे। ये यहाँ मैं आपको खुद तंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो मैं आपको तंग कर रहा हूँ, मैं आपको मैट्रिक्स के अंदर ये लिख के दिखा रहा हूँ।
अब सवाल ये उठता है कि ये मैट्रिक्स के अंदर ऐसे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, तो ये ऑर्डर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो जब मैट्रिक्स क्लोज हो जाता है हम तभी लिखते हैं। ठीक है, अब इसे क्लियर करते हैं। अब ये क्या है? फिर ये है कि हमारे पास क्या एलिमेंट है अंदर, ये वो बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, और उसकी क्या लोकेशन है। फॉर एग्जांपल I1 है, J1 है, तो ये पहला मेंबर है। फॉर एग्जांपल I2 है, J1 है, तो अब ये कौन सा मेंबर है? ये यहाँ पे मैट्रिक्स है, सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर है। I अगर फॉर एग्जांपल 2 है, J1 है, तो ये सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर है, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। ये कहानी चल रही है इसकी। यानी कि I का अभी भी मतलब है रो, J का अभी भी मतलब है कॉलम। तो अब अगर I 1 है, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो। अगर J भी 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये लोकेशन बनेगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि I फॉर एग्जांपल 1 है बट J2 है, तो फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि I जो है वो लेट्स से 3 है और J जो है वो लेट्स से 1 है, तो थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर। समझ आई? तो अगर M भी 2 है और N भी 2 है तो ऑर्डर है वो, तो तो मैट्रिक्स फिर के बाहर जो लिखा हुआ है वो तो हमें, ऑर्डर है। देखो जो मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है वो तो हाँ क्लियर वो कट समझ में ऑर्डर है। हाँ, ये तो सिर्फ तंग कर रहा हाँ हूँ ना, तो यानी अगर, कि अब तंग करने के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि यार एक क्लियर, देखो इस पिक्चर को देखो बड़े आराम से, चिल हो गए, देखो ये क्या बता रहा है यहाँ पे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है समथिंग इनसाइड द मैट्रिक्स दैट हैज अ पर्टिकुलर ऑर्डर। देन दे आर सेइंग व्हेन दिस वुड बी अ रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, अगर डेफिनेशन, अगर कॉन्सेप्ट रो का क्लियर है, was a matrix that has only one row. So for that row to be one, M should be one. नहीं? हम्म तो मैंने सर इसलिए I1 नहीं होगा। गुड I1, ये दूसरा पॉसिबल आंसर जो आप दे रहे हैं I1 नहीं इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे I इन टर्म्स ऑफ बेटा ऑर्डर यूज नहीं हो रहा। इट्स रिटन इनसाइड द मैट्रिक्स, समथिंग दैट इज इनसाइड द मैट्रिक्स इज नॉट द ऑर्डर। ओके सर। ठीक है, क्लियर है बात? और कोई कंफ्यूजन किसी को भी बेटा? बहुत अच्छे सवाल है, गुड है। हाँ सर, अगर ये जैसे M और N अगर 2 और 2 है, जी मतलब ठीक है, एक गुड है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 बाई 2 है, राइट? जी जी जी। और अगर हमें उसके एलिमेंट्स लिखने होंगे तो हमें A I J और ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे 4 दफा अलग अलग करके लिखने होंगे, राइट? यस, अब उसने हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में ये भी बताया वो कि ए क्या है, ए में बी 0, ए में बी 1, ए में बी 2। तो अब इसका मतलब है कि उसने अगर मुझे 0 कहा है और अब मुझे 2 by 2 लिखना है, तो यहाँ पे अब आपने मुझे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आई और जे क्या है। हो सकता है आई इज नॉट इक्वल्स टू जे ओ, आई इज इक्वल्स टू जे ओ, 10 चीजें हो सकती हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सब मैं कवर कर रहा हूँ, 13, 14, 15, 16, ये सब मैं कवर कर रहा हूँ। ये जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बस अभी तो सिर्फ एक बात मैंने समझाई है। वो क्या बात समझाई है मैंने? समथिंग दैट्स इनसाइड दीज ब्रैकेट्स इज नॉट द ऑर्डर। यू गॉट माई पॉइंट? इफ यू गॉट दिस पॉइंट इट्स टोटली ओके। तो अब ये आई और जे क्या बता रहा है फिर यहाँ पे? ये बता रहा है ये क्या है? ये ऑर्डर थोड़ी है, ये तो लोकेशन हो गई ना, कि विद इन दैट मैट्रिक्स वो क्या है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने एक दफा ये लिखी थी, किया भी था काम। अगर मैं ये लिखूं ऐसे, देखो क्या समझ आता है? ये नुकसान होता है अगर हम भूल जाएं पुरानी बातें। अब आप जरा मुझे बताएं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये किस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ? ये क्या ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ? A11, A12, A13, तो आइडियाज नहीं, ये ऑर्डर तो नहीं है, ऑर्डर तो बाहर होगा, 3 by 3 है। तो फिर ये क्या है? दिस इज पोजिशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे मैं आई और जे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ। इसे मैं कोफैक्टर भी कह सकता हूँ। ये अभी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा 3x3 में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? सब ये मेरे से बात नहीं कर रहे, तो क्या सबको समझ में आ गया है? प्लीज बताएं, प्लीज भी रिस्पॉन्स। क्लियर है ये बात? कोई क्वेश्चन? जो मुझसे सवाल कर रहे थे उनको बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन बेटा आपके जहन में हो प्लीज बताइए, क्योंकि ये क्लियर होगा ना तो आगे 3x3 वाले ज्यादा क्लियर होंगे आपके लिए। अरे हाँ याद आया, ओ भाई क्वाड्रेटिक्स का टेस्ट देना था आज तो, है ना? अगले हफ्ते यार करवाया था क्वाड्रेटिक ना आप में लोगों ने? रिवीजन करनी है आपको। अरे अगले हफ्ते क्या कह रहे हैं? रिवीजन? क्या रिवीजन? जो न्यू स्टूडेंट है उनके, आप न्यू स्टूडेंट है? सर न्यू न्यू लेकिन वो मिस हो गई थी ना क्लास में, बीमार था पिछले अच्छा हफ्ते तो मैं अच्छा लेट अच्छा आया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जो न्यू स्टूडेंट है वो तो एग्जेम्प्टेड होंगे ना, कोई मसला नहीं है उनको तो। वो तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। जो बीमार होंगे उनके लिए भी हम फिर उनको न्यू में रख लेंगे। सर नहीं समझ आया 13, 13 नहीं समझ में आया। ओके भाई रुक जाओ, मजाक की बातें बाद में करेंगे, पहले 13 की बात कर लें जरा। भाई 13 में मेरा बच्चा देखे, 13 में वो क्या कह रहा है? 13 में वो कह रहा है, पहले तो उसने कहा एक दुनिया में कहीं मैट्रिक्स है, ठीक है? वो है मैट्रिक्स इस तरह से, ये रहा। अब उसने कहा ये वाला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा अगर इनमें से कोई कंडीशन मीट अप करे। तो उसने आपको दिया I1 J1 M1 N1, ठीक है? अब उसने ये दिया, यानी कि ये सवाल उस वक्त बनाते हैं हम जब हम लोगों के पास टाइम ना हो ना सवाल बनाने को, जल्दी जल्दी सवाल बनाने हो तो सब वन कर दो ताकि वो टेंशन ना। अब सवाल आती है, पहले तो ये बात बताओ व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? क्वेश्चन सबसे पहले, रो मैट्रिक्स क्या होता था? तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता था जिसमें एक रो होगी, ओनली वन रो। इसकी एग्जांपल वन रो, ये रहा रो मैट्रिक्स, ये रहा, है ना? ये है, ये सारे रो मैट्रिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या है? इन सब में वन रो है, ठीक है? अब अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे वन रो है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर में, ऑर्डर की जगह पे M1 हो या ऑर्डर की जगह पे I1 हो, या फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉल वो जो पोजीशन है ऑर्डर की वो वन हो, तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब आते हैं सवाल के ऊपर। यहाँ पे ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ऑर्डर। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? लोकेशन, पोजीशन, कहाँ है, किधर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे वन रख दूँ, तो अब n तो कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, होता रहे n1, ठीक है? n0 भी हो सकता है, नहीं जीरो तो नहीं हो सकता, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है, यानी कि n के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। तो अब अगर m1 है, दैट मीन्स इसके पास एक रो होगी। जैसे यहाँ देखो कॉलम वन है, यहाँ देखो तीन कॉलम है, यहाँ देखो दो कॉलम है। तो ये कॉलम थोड़ी है जो डिसाइड कर रहा है कि रो है या नहीं है, ये तो ये डिसाइड कर रहा है कि एक रो है। तो अब अगर एक रो है तो बस ये रो मैट्रिक्स है। फिर आई और जे क्या हो सकता है? भाई आई और जे तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कोई मसला ही नहीं है उसका। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? यस सर। सबको क्लियर हो गई? गुड हो गया भाई, आगे मैसेज आ गया। चलेंगे आगे चलते। तो अब आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
मैट्रिक्स, अच्छा आप देखें फिर परेशान, अब आपका मसला काफी हल हो जाएगा। सी आई जे कोई मैट्रिक्स दे रहा है वो, ठीक है, फिर वो कह रहा है इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब याद करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था। तो हमने जब मैट्रिसेस की एबीसीडी पढ़ी थी ना, तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने ऑर्डर की बेस पर डिसीजन लेना। अगर रोज और कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के अनइक्वल होंगे, मैं कह रहा हूँ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ रोज और कॉलम, अगर ये अनइक्वल होंगे, यानी कि रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, रो वन है तो कॉलम वन नहीं हो सकता, रो टू है तो कॉलम भी टू नहीं हो सकती, रो थ्री है तो कॉलम थ्री नहीं हो सकता, रो वन है तो कॉलम को टू होना पड़ेगा, रो टू है तो कॉलम को थ्री या वन होना पड़ेगा, कुछ भी होना पड़ेगा, सेम नहीं होना, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये बाय डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ टर्म पढ़ी रेक्टेंगुलर, यहाँ लिखा हुआ है एम टाइम्स एन। आप जरा सोचें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, मतलब जिसके अंदर रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे, ठीक हो गई बात। अब क्या कंडीशन मीटअप करे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, एम इज इक्वल टू, तो एक चीज तो रिलीजियसली रॉन्ग हो गई ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो मतलब अकीदे अकीदे मैट्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ चला गया आपके ऊपर। अब इसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो हद जारी हो गया, आपकी पिटाई हो गया, आपने क्यों हरकत की? ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा आई इज नॉट इक्वल टू जे और आई इज इक्वल टू जे, तो आई तो यहाँ पे एज एन ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ पे ये तो लोकेशन है, ये तो दोनों फारिग हो गए। इसका इस ये तो ऐसे ही चलती बस में सवार हो रहा है फजूल में, इसका तो कुछ है ही नहीं। अब क्या बचा, एफ माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखें इसका क्या मतलब होगा, क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। अब इसका कैसे इसको हम बैलेंस आउट करेंगे कि यार कौन सी कंडीशन हो, सोचें जरा, मजेदार सवाल है। तो मेरा ख्याल है एम माइनस एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होगा एम इज नॉट इक्वल्स टू एन, है ना, अगर इसको वहां ले जाए तो, मैं राइट? जी सर। क्लियर हुई बात, पक्की बात है। यार ये तो चैट भी में लिखे होते हैं, चैट वाला क्यों नहीं मेरे पास पॉपअप होता। ओके गुड हो गया भाई, चलें जी। तो अब आगे चलते हैं 15 के ऊपर। 15 में क्या है, नंबर 15। नंबर 15, अच्छा आप देखें आप कितने मजे का हो गया। इफ ए, ये यानी कि कैपिटल ए, कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर आइडेंटिटीज हैं, एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, जिनकी लोकेशंस हो सकती हैं आई और जे, और वो उसका ऑर्डर है एम टाइम्स एन। अब ये स्केलर मैट्रिक्स, अब ये नया लाया स्केलर मैट्रिक्स। अब पहले याद करें स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता था। तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप होती थी, याद है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता था, जो स्क्वायर होता था, जिसमें सिर्फ डायगोनल के मेंबर्स जो है वो नॉन जीरो होते थे। सही है, यानी कि अब एक कहानी बनाते हैं सबसे पहले। पहले सोचें एक मेंबर वो बनाते हैं मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मैंने यहाँ लिखा है 3, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है मेरा बेटा, अब देखें, अब ये सारे क्या हैं, ये सारे नॉन जीरो जीरो मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इनकी लोकेशन वाइज अगर इनको हम जरा मार्क करें, तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा A11 है ना, ये क्या होगा, ये होगा A12, ये क्या होगा A13, ये क्या होगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप लोग इतने माशाल्लाह से चालाक बच्चे हैं, लेकिन फौरन समझ आएंगे। देखिए A11, A22 और A33, ये सारे नॉन जीरो है ना, है ना। बाकी सारे जहाँ पे A12 है, यानी कि जो बच गए जिसमें कोई भी वो नहीं बन रहा है, यानी कि A13 है या A21 है या A23 है या A31 है या A32 है, सारे के सारे जो बच गए वो सारे के सारे जीरो हैं। यानी कि ये समझ में आई बात मुझे कि वो वाले एड्रेसेस, वो वाली लोकेशन जहाँ पे आई और जे सेम है,
सही कह रहा हूँ? वो सारे तो जीरो नहीं है, और जहां पे आई और जे सेम नहीं है वो सारे जीरो हैं। ठीक हो गई बात? हाँ, दूसरी बात, क्या ये गिवन मैट्रिक्स, सवाल का जवाब दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है? सवाल का जवाब दें। यस। जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर की एक स्पेशल टाइप है? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स है कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला कि इसका ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी कि जितने रोज हैं उतने कॉलम है। फिर आगे चलें, आप आगे चलेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो जवाब है जी बिल्कुल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों भाई, क्यों डायगोनल है, क्यों स्क्वायर है? कोई स्क्वायर की तो टाइप होती थी डायगोनल। और दूसरी बात ये कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता था जिसमें अदर देन डायगोनल, अब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ अदर देन डायगोनल, बट इट ऑलरेडी मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। नंबर वन। नंबर टू, क्या ये अदर देन डायगोनल सारे मेंबर्स सारे वो जीरो हैं? बिल्कुल जीरो हैं। फिर आगे आ जाएं, क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है? जी है, क्योंकि डायगोनल के मेंबर्स तो नॉन जीरो होने के साथ साथ दे आर एग्जैक्टली सेम। एक थ्री है तो दूसरे भी दोनों थ्री हैं, एक वन है तो दूसरे भी दोनों वन होंगे, एक टू है तो दूसरे भी दोनों टू होंगे। तो यहाँ पे बड़ा नैरो सा डिफरेंस आएगा डायगोनल और स्केलर में। ये सवाल आपको सबसे ज्यादा जो है ना इनिडी करेगी इस तरह की हरकतें, कि ये जो यानी कि मैट्रिसेस को सॉल्व करने में, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर तो अलाउड होता है, तो बच्चे को मल्टीप्लिकेशन दे देना, एडिशन दे देना, डिटर्मिनेंट दे देना, ये बच्चे के लिए कोई चैलेंज तो है नहीं, कैलकुलेटर में डालेगा टक से आंसर निकाल लेगा। लेकिन अगर उससे ये वाले सवाल क्वेश्चन कर लिए जाए ना तो वो हिल जाता है बच्चा कि यार ये क्या था, वो उस चीज को ध्यान में नहीं देता। यानी कि जो सबसे पहला लेक्चर था ना मेरा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैट्रिक्स की फंडामेंटल्स के लिए, क्योंकि वो विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो सकता। तो वो चीज यहाँ पे ये हिट कर रहा है। ये बताएं, ये बात समझ में आई है? डायगोनल और स्केलर का फर्क समझ में आया आपको? कि डायगोनल में मेंबर्स नॉन डाय वो जो डायगोनल के मेंबर्स होंगे वो जीरो तो नहीं होंगे, लेकिन स्केलर के अंदर ये कंडीशन भी आएगी कि वो जीरो ना होने के साथ साथ वो सेम भी हैं। बात समझ आई? अब हाँ सर, जरा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये उल्टा एक आई एम सॉरी बेटा, आपकी आवाज लैग कर रही है। समझ में आ गया। मैं पूछ रहा हूँ उल्टा ए क्या है, जो ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है उल्टा ए। अरे अरे आ रहा हूँ, अब उसके ऊपर भी आ रहा हूँ मेरा बच्चा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये बताएं बेटा, आप सब कसम खाने के लिए तैयार हैं? आपको ये बात समझ में आई जो मैं कर रहा था आपसे? पक्की बात है? ओके, तो अब देखें, अब इसमें आई और जे का एड्रेस आपको समझ आ गया, आपको इसमें एम और एन की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वो कहते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स होगा कब? इफ ए आई जे इज जीरो, ये उल्टा है, फॉर ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज आई और जे की जब नॉट इक्वल हो, यानी कि वहां वहां पे जीरो आएगा जहां जहां पे आई और जे की सारी वैल्यूज इक्वल ना हो। अब कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उन्होंने ये तो बताया नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, या 4x4 का मैट्रिक्स है, तो उन्होंने लिख दिया सारी वैल्यूज जितनी भी एग्जिस्ट करेंगी। तो अब आप जरा इसको लिंक करें 3x3 की एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे m/n का मतलब 3x3 है, क्योंकि 3x3 हो, 2x2 हो, 4x4 हो, रूल तो सेम ही रहेगा। तो रूल जब सेम ही रहेगा तो कोई मसला नहीं है, हम कोई भी एग्जांपल अज्यूम कर सकते हैं। फिर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये दोनों सेम नहीं है, तो देखें जहां जहां पे ये जीरो है वहां वहां पे आई और जे सेम है या नहीं है? तो जवाब है बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये वो सारी कंडीशंस हैं जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो भाई ये टू, अभी हमें ये कैसे पता चला है कि ये 1 2 और 3 की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ऑर्डर 3x3 है। भाई 4x4 का भी होता तो बिल्कुल हो सकता था, वहां पे 1/4 हो जाता, एक्स्ट्रा आ जाता, 2/4 एक्स्ट्रा आ जाता, उसके अंदर 3/4 एक्स्ट्रा आ जाता, तो वो सारी चीजें भी चलती रहती। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता तो कहानी पहले ही खत्म हो जाती, 1/2 और 2/1 पे खत्म हो जाती। यानी कि एक डायगोनल और उसके अंदर भी एक स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा हमेशा जहां पे आई और जे इक्वल नहीं होंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे कम से कम हमेशा आपको जीरो दिखेगा। यही वजह है कि कुछ टेक्स्ट बुक्स स्केलर मैट्रिक्स को ऐसे भी समझाती हैं। लेकिन उस पोजीशन पे जब हम इसको शुरू कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, अगर हम ये लिखेंगे ना तो बच्चे बिल्कुल फारिग हो जाएंगे कि सर ये आई और जे क्या होता है, ये कहाँ से आया, ये क्या बातें कर रहे हैं। बात समझ आई? तो आई गेस स्केलर के लिए हाँ ऑप्शन ए इज फाइन, लेकिन एक मिनट, हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन हो भाई।
इसने तो अभी एक ही बात की है ना, इसने तो अभी जो है वो सिर्फ एक डिस्कशन की है मेरे साथ कि क्या कहते हैं, मैं स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जीरो कहाँ पे होता है सिर्फ वो बता रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जीरो यहाँ पे होता है। तो नॉन जीरो मेंबर्स कहाँ पे हैं? देखिए नॉन जीरो मेंबर्स वहां पे हैं जहाँ पे आई और जे हमेशा फॉर ऑल वैल्यूज सेम है। तो अब आए जरा सेकंड पॉइंट पे, वो कहता है ए आई जे के है, के कोई कांस्टेंट नंबर होता है मैथ्स में, फॉर ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू जहां आई और जे बराबर है। तो ठीक है, जहां जहां आई और जे बराबर है वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, जीरो नहीं हो सकता। तो ठीक है, ए कंडीशन भी होल्ड करती है, बी कंडीशन भी होल्ड करती है। तो अब डेफिनेटली आंसर क्या होगा? डी होगा इसका, क्योंकि डी इंक्लूड्स ए एंड बी बोथ। बात समझ आई? हेलो, जी सर आ गई। सबको समझ सर आ गया आ बेटा? गई, आ गई। कोई कंफ्यूजन किसी को है प्लीज पूछ ले। यार वो जो बच्चे क्लास में आपने आज उल्टा एक्सप्लेन किया। उल्टा एक्सप्लेन किया ना, कहाँ थे तुम? यार दिल तोड़ दिया तुमने। फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज। मैथ्स में जो उल्टा ये होता है उसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज। सही सही सही। गुड हो गया। अच्छा जी, अब आगे आप लोगों को 16 भी समझ में आ जाएगा। 16 के बारे में क्या लिखा? अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, आइडेंटिटी है ये, इडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता था? अगेन एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, वो भी ये होगा, है ना, या ये भी हो सकता है। ठीक हो गई बात? तो ये सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो अब इसके लिए कंडीशन कौन सी बनेगी? बिल्कुल फौरन से पता चल जाएगा कि यार इसके लिए कंडीशन बनेगी क्या? इसके लिए कंडीशन बनेगी ये वाली, बी और सी वाली। पता है कैसे पता चल गया? कुछ नहीं सोचा मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार ऑप्शन जो दो है ना वो बी और सी है तो बी और सी ही सही होंगे। अब बी और सी को समझ लें कैसे। वो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज आई और जे बराबर हो, जहां जहां आई और जे बराबर है वहां वहां स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो है वो नॉन जीरो मेंबर होता है, बिल्कुल ठीक है। और जहां जहां वो बराबर नहीं होते वहां हमेशा जीरो होता है। हाँ तो यही तो बात कर रहे थे भैया, कि जहां जहां बराबर होते हैं वहां वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, जहां बराबर नहीं होते वहां पे जीरो आता है हमेशा। बात समझ आई? जी सर। आगे चलें। विच मैट्रिक्स कैन बी नॉट रेक्टेंगुलर बट रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, आई एम सॉरी, नॉट टी बट आर। कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और मेरिक्स नहीं होगा, मैट्रिक्स लिखा हुआ होना चाहिए। आई एम टू सॉरी यार, मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। हाँ मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर थोड़ी हूँ, सॉरी यार। आई होप आप लोग मुझे माफ कर देंगे इतनी बड़ी गलती के लिए। तो अब आप मुझे बताएं कि विच मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल, आइडेंटिटी, स्केलर या नन। सवाल। डायगोनल। डायगोनल? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नहीं डायगोनल नहीं, नन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस हिसाब सर से? नन। नन नन। हाँ देखें, आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल तो एक ही तरह के मैट्रिक्स होंगे ना, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होंगे? डायगोनल का भी ऑर्डर सेम होता है, आइडेंटिटी का भी सेम होता है, स्केलर का भी सेम होता है।